Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are here to discuss the first chapter of SS history, which is Heritage of India. Now, India is a land of ancient culture. Ancient Indian scripture Vishnu Puran states Uttaram yat samudrasya himadescheva dakshinam varshatadam भारत नाम भारती यत्र संसति। अब क्या कहा गया है, हमारा जो इंडिया है वो एंशियंट कल्चर का लैंड है, पुराने सारे कल्चर्स का लैंड है। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण में ये लिखा गया है, जो आपको 2 लाइन का श्लोक दिख रहा है वो विष्णु पुराण में लिखा गया है। अब इस श्लोक का मतलब क्या है, तो इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन साउथ। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ से चालू होता है और इंडियन ओशन साउथ में, नॉर्थ में हिमालय से चालू होता है और साउथ में इंडियन ओशन पे एंड होता है। इट इज़ सेड दैट द न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और ये भी कहा गया है कि जो न्यू डिसेंडेंट्स, जो न्यू बॉर्न होते हैं या न्यूली लोग आकर यहाँ पे सेटल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इंडियंस कहा जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप and Aryavarta etc. words are used while taking resolution. Our country is gifted with the natural boundaries Himalaya in the north and sea in the east, west and south. अब क्या कहा गया, हमारा जो इंडिया में कभी भी बहुत बड़ा ऑस्पिशियस ओकेशंस होते हैं तो वहाँ पर जब लोग रिजोल्यूशन या ओथ ये सब लेते हैं तो वो लोग ओथ चालू करने या रिजोल्यूशन लेने से पहले भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप और आर्यवर्त जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं रिजोल्यूशन लेने के पहले। और हमारी कंट्री जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज से चारों तरफ से नेचुरली घिरी हुई है। नेचुरली उनके हमारी कंट्री का नेचुरली चारों तरफ से बॉर्डर बना हुआ है। जैसे नॉर्थ की साइड पे हमारे पूरे बॉर्डर पर हिमालयन रेंजेस प्रेजेंट है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ की साइड में हमारे तीनों साइड पे सी से नेचुरली बाउंड्री बनी हुई है, इसलिए हमारी कंट्री को गिफ्टेड कहा गया है नेचुरल बाउंड्रीज से। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड द डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingled with Indian culture। और अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्री के लोग, वो लोग हमारे इंडियन प्रॉस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और यहाँ पर आगे ट्रेड करने लगे। ट्रेड करते करते यहाँ पे सेटल हुए और यहाँ के लोगों के साथ में और हमारे इंडियन कल्चर के साथ में मिंगल हो गए, एक हो गए। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन अवर कल्चर। और इन म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से, म्यूचुअल एक्सचेंज यानी जो बाहर के लोग आके यहाँ पर सेटल हुए और हमारे इंडियन कल्चर को वो लोग ने अपनाया और साथ साथ उनके कल्चर को भी उन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया, तो इसे क्या कहा गया, म्यूचुअल एक्सचेंज। और इस म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से हमारी कंट्री का कल्चर और ज़्यादा निखर गया। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। इसी तरीके से हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो एंशियंट हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज जो भी है हमारा हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जा रहा है कंटिन्यूसली, और जैसे वो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके साथ साथ में वो प्रोग्रेस भी कर रहा है। जैसे हमारे पास पहले फर्स्ट हमारे जनरेशन के पास इतनी चीज़ें थी, उन्होंने हमें वो नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट की। नेक्स्ट जनरेशन ने वो चीज़ें तो अपने पास रखी, साथ साथ और चीज़ें उन्होंने उसमें ऐड करी और ज़्यादा अपना हेरिटेज अच्छा बनाया। उसके साथ में उनके पास जो था वो उन्होंने थर्ड जनरेशन को दिया और थर्ड जनरेशन ने वो तो प्रिजर्व करके रखा, साथ साथ में अपने हेरिटेज को भी उसमें मिक्स किया। ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन हमारा हेरिटेज कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहा। इंडिया लोकेशन एंड एरिया। अब हमारे इंडिया का लोकेशन और एरिया देखेंगे। We have already studied in class 9th about the present area and location of India। Already हम class 9th में ये पढ़ के आए हैं कि हमारे इंडिया का present area और location कितना है। It was very vast in ancient time and now area wise it stands on 7th rank and population wise on the second। अब
पहले जो एंशियंट टाइम में हमारा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे हमारा एरिया थोड़ा कम हुआ और अब हमारा एरिया 7th रैंक पर आता है। एरिया वाइज हमारा एरिया 7th रैंक पे आता है और पॉपुलेशन वाइज हमारा एरिया 2nd रैंक पे आता है। इंडिया की रिच और वेरिड हेरिटेज। आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर हैव बीन ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। हमारी जो मदरलैंड है उसने हमें ब्लेस किया गया है बहुत ही रिच और वेरिड अलग अलग टाइप के हेरिटेज से, सो एज टू द वर्ल्ड, और हमारे साथ साथ वर्ल्ड को भी ये देखने को मिलता है हमारे यहाँ का रिच और वेरिड हेरिटेज। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इंडियन कल्चर हमेशा से ही ट्रेड ओरिएंटेड और पीस लविंग रहा है, शांति दूत कहा गया है। जैसे सत्य, चित एंड आनंद, इनका मतलब होता है ट्रूथ, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय। ये तीनों हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हमेशा आप रियलाइज कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। इसके अलावा जो हमारा इंडियन कल्चर था वो भी ज़्यादा और ज़्यादा निखर गया, प्रॉस्पर हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से। जो डिफरेंट कल्चर्स से हमारे यहाँ पर आकर अपने कल्चर को हमारे कल्चर के साथ में मिक्स किया, उस म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से हमारा जो इंडियन कल्चर है वो और भी ज़्यादा निखर गया। और जो लोग यहाँ पे आके सेटल हुए उन्होंने अपने कल्चर के साथ में हमारा कल्चर मिलाया और हमारे कल्चर को और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world। जो लोग यहाँ पर आके सेटल हुए उन्होंने हमेशा हमारे 2 रूल्स एक्सेप्ट किए, वैल्यूज़ हमारी एक्सेप्ट की, जो था नॉन वायलेंस और पीस, विच हैव बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड, जो उन्हीं के साथ साथ पूरे वर्ल्ड ने भी एडमायर किया और माना। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। अब people जो थे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था इंडिया का, तब के लोगों को जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। उस टाइम से लेके अभी तक टिल टुडे जो लोग हैं हमारे कंट्री के, वो सब ने हमारी कंट्री को एकदम अच्छा बनाए रखा है। हमारी कंट्री को वेल्दी, इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल से भरा पूरा रखा है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, सेजेस, सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। इन सब ने हमारे कल्चर के डेवलपमेंट में बहुत मदद की है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में। कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर इन सब का सम टोटल होता है। किनका? हमारी हैबिट्स का, हमारे संस्कार वैल्यूज़ का, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन और सबका जो मिक्सअप होता है उसे कहा जाता है कंडक्ट ऑफ लाइफ कल्चर। और ये हमारे जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उससे पता चलता है कि ह्यूमन का कल्चर क्या है। मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर का मतलब हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये सब हमारे कल्चर के बारे में बताता है। इट इज़ सेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। और जो कल्चर है वो किससे बनता है? तो जो पब्लिक लाइफ में चेंजेस अकर होते हैं, सोशल रूल्स और रेगुलेशंस होती है डिफरेंट सोसाइटीज़ में। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ द टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड आइडियाज़। अभी ये चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी कि कल्चर का मतलब होता है ये एक सम टोटल है हमारी हैबिट्स का, वैल्यूज़ का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का और हमारे जो आइडियाज़ है जिनके राह पर हम चलते हैं, वो लोगों से ही हमारा कल्चर पता चलता है।
कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज अब पता चल करेंगे। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। अब हेरिटेज का मतलब क्या होता है? तो हेरिटेज का मतलब ये होता है जो वैल्यूएबल गिफ्ट्स हमारे फोर फादर्स यानी दादा के दादा, परदादा और हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे पूर्वज, उनसे हमें जो गिफ्ट्स मिले गए हैं उसे हम हेरिटेज कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री इज़ 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड, और हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड है। जब हम प्लेज लेते हैं, वी से इन स्कूल प्लेज दैट आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हम सब अपने स्कूल में प्लेज बोलते थे, या अभी आप बोलते हो अपने स्कूल के टाइम पर प्लेज, तो आप तभी ये वर्ड यूज़ करते होगे जब प्लेज स्टार्ट होती है, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इसका मतलब क्या है? दैट हम अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारी कंट्री के जो रिच और वेरिड हेरिटेज है उससे हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो ये हेरिटेज है वो एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है हमारे मदरलैंड से पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारी मदरलैंड ने पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट दिया है ये हेरिटेज के तौर पे। अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स। अब हमने हमारे हेरिटेज को ह्यूमन लाइफ की मिस्ट्रीज के तौर पे से हमने हमारे हेरिटेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कौन से हैं वो? दैट आर natural heritage of India and cultural heritage of India. Now, natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. अब जो हमारा रिलेशनशिप है नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में जो ह्यूमंस का रिलेशनशिप होता है उसे हम नेचुरल हेरिटेज में कंसिडर कर सकते हैं। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड। जो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और वेरिड है, यानी डिफरेंट है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, flowers, leaves, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. We are the children of nature. अब हम क्या देखते हैं? हमारे नेचुरल हेरिटेज में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो ये फर्स्ट पैराग्राफ के 3rd, 4th लाइन में दिए गए हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे नेचुरल हेरिटेज में प्रेजेंट है और बहुत ही अलग अलग टाइप की मिली जाती है, इसलिए हमारा नेचुरल हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और सबसे डिफरेंट है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। हम भी एक तरीके से नेचर के ही बच्चे हैं। सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड। इसलिए नेचर ने हमारे खाने पीने के लिए भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू cater आर ऑल नीड्स। अब जो ये फ्रेश एयर है, वाटर है, ये और हमारी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारा नेचर बहुत ही मदद करता है और हमारे खाने पीने के लिए भी नेचर ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। हम भी जो नेचर है उसको रिस्पेक्ट और फेथ के साथ में ट्रीट करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ आर क्लोज रिलेशन विथ नेचर एंड स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब जो एग्जाम्पल्स है क्लोज रिलेशन के, हमारे और नेचर के बीच के क्लोज रिलेशन के जो एग्जाम्पल्स और स्टोरीज़ है वो पंचतंत्र और जातक टेल्स में हम पढ़ सकते हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन की 2 बुक्स हैं। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन द प्राहर। अब जो हमारे फोक म्यूज़िक है और क्लासिकल म्यूज़िक है ये किसके ऊपर बेस है, कब किसके ऊपर बनाए जाते हैं, कहाँ से? तो ये सेवरल रागास जो राग होते हैं उनको मिलाकर और प्रहार यानी पीरियड ऑफ डे के टाइम ये सब
फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक्स बनते हैं। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। इसी तरीके से जो हमारे आयुर्वेदा, यूनानी और नेचर क्योर है, ये भी टोटली नेचर के ऊपर बेस्ड है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लैंडस्केप। लैंडस्केप भी एक नेचुरल हेरिटेज का ही पार्ट है। लैंडस्केप ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। बहुत ही अच्छे लैंडस्केप तभी बनते हैं जब लैंड के डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, तब जाकर ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज़ अ लैंडस्केप। जैसे कि हम देखते हैं, हम जो हिमालयाज़ है वो भी एक लैंडस्केप है। इट हैज़ एंडोव्ड इंडियन अबंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। और इन हिमालयाज़ की वजह से जो हमारे इंडियंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली यानी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वेजिटेशन मिल रहा है, मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा हमें इन हिमालयन रेंजेस की वजह से मिलते हैं। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज। अब हिमालय का गिफ्ट हमारे लिए क्या है? तो अलग अलग टाइप के बर्ड्स, एनिमल्स जो माउंटेन पीक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो माउंटेन पीक्स स्नो से कवर्ड होती है, ब्रिमिंग रिवर्स यानी शाइनिंग रिवर्स जो फ्लो होती है, वो सब हमको हिमालयाज़ के थ्रू गिफ्ट है हमारे लिए। फॉरेस्ट ऑफ टेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड सुमित लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। अब ये जो तेराई है, वहाँ के जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है, जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप भी कभी ना कभी गए होंगे या जाने वाले होंगे या जाओगे। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड सुमित लाइक नंदा देवी, ये सब भी हम हिमालयाज़ में ही पाते हैं, ये सब भी हिमालयाज़ में ही सिचुएटेड है पिलग्रिमेज प्लेसेस। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। एंशियंट टाइम से ही जो हिमालयाज़ है उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नेचुरल हेरिटेज। हमारा सेकंड नेचुरल हेरिटेज क्या है? तो हमारा सेकंड नेचुरल हेरिटेज है रिवर्स। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स। अब रिवर्स ने भी एंशियंट टाइम से हमें बहुत सारे नेचुरल वेज दिए हैं। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रवि। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के दिखता है इंडस रिवर के बैंक पे और बैंक ऑफ रिवर रवि पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। द रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो ये रिवर्स है, ये इंडिया के पीपल के बारे में बहुत ही ज़्यादा, इंडिया के पीपल को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और आपको तो ये भी पता होगा कि जो रिवर्स है उन जैसे कि गंगा, यमुना, इन्हें तो लोग ये ग्लोरी भी करते हैं इनको पूजा भी करते हैं इनकी, और इन्हें होली रिवर्स मानते हैं। इंडियंस आर वेरी गुड पीपल, नाइस पीपल, पीस लविंग पीपल। वैसे ही रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और रिवर्स ही एक सोर्स है जिससे हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और डोमेस्टिक यूज़ भी हम इसी वाटर से करते हैं। डोमेस्टिक यूज़ यानी पीने के अलावा जो और काम में हम इससे यूज़ करते हैं वो भी हम रिवर के वाटर को ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे वाटरवेज में भी रिवर वाटर ही यूज़ होता है। Beside this, man was dependent on river to develop industries of clay utensils and plastering the building of houses. इसके अलावा लोग डिपेंडेंट थे रिवर्स के ऊपर भी कि वहाँ पर हम क्ले यूटेंसिल्स की इंडस्ट्रीज़ बनाएं और प्लास्टरिंग की इंडस्ट्रीज़ बनाएं या वहाँ पर हम हाउसेस बनाएं। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। अब रिवर वाटर ने ही हमारी ह्यूमन लाइफ को ब्यूटीफुल और अच्छा बनाया है।
लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। जो लैंडस्केप सीन होता है डॉन और डस्क का, सूरज उगने के टाइम का और सूरज ढलने के टाइम का जो सीन होता है रिवर साइड पर, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। फैसिनेटिंग यानी अट्रैक्टिव होता है। These are source of inspiration by artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense। और ये जो ऐसा फैसिनेटिंग लैंडस्केप सीन होता है, ये जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है उनको। जब आर्टिस्ट इन सीन्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस आता है और वो अच्छी तरह से और भी अच्छी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड मिलता है ये देखकर। फिर थर्ड नेचुरल हेरिटेज इज वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। हर एक पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन तो यही है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो एनवायरमेंट लवर है जब से एंशिएंट टाइम से। इट्स proof is their love and affection towards flowers, shrubs and plants। हम इसे कैसे इसका प्रूफ क्या है कि हमारा जो लव और अफेक्शन है फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा है। जितने फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं उतने हमें कहीं और नहीं दिखने को मिलते हैं। श्रब्स का एक ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है जो है तुलसी एंड सेकेंड इज करी लीफ। ये हमें हर किसी के घर के अंदर देखने को मिलते हैं। और अलग अलग टाइप के फ्लावर्स जैसे मोगरा, रोज़ एंड वेरी मच, और उसके अलावा प्लांट्स भी। तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों को ट्री प्लांटेशन का और ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। उन्हें प्लांट से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, उन्हें लव और अफेक्शन होता है प्लांट्स एंड फ्लावर्स से। ह्यूमन लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। अब जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स और बर्ड्स और इनके अलावा और भी बहुत सारे जीवित प्राणी, वो सब के सब किस पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए? तो ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। जैसे अब बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। अब जो ये पीपल का झाड़, बनियन ट्री और बेसिल है, बेसिल यानी तुलसी का झाड़, इसे हमारे इंडियंस वर्शिप करते हैं। बनियन ट्री यानी वड़, पीपल और तुलसी, इन झाड़ों को हमारे इंडिया में पूजा जाता है, इन ट्रीज को। सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। अब जो सीरियल्स और पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, ये सब ने हमारे हर्ब्स है, प्रॉस्परस हर्ब्स है, ये सब हमारे, और हमारा पूरा जो फॉरेस्ट है वो इससे ही पैक्ड है। इनसे, इन सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, इन सब से हमारा जो प्रॉस्परस फॉरेस्ट है वो पूरा प्रॉस्परस हर्ब्स से पैक्ड है। अच्छे हर्ब्स से पूरा फॉरेस्ट भरा हुआ है हमारा। और इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा एनरिच्ड यहाँ पर हमारे सॉइल पर मिलते हैं सिंस एंशिएंट टाइम से। जैसे हरडे, आंवला, भैंदा, एलोवेरा, अर्दूसी, नीम एक्सेट्रा, ये सब हमारे मेडिसिनल प्लांट्स है। मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर्स, चंपा, जूई, जैस्मिन एक्सेट्रा, ये सब भी हमारे फ्लावर्स के रेंज में बहुत सारे ये सब देखने को, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेगरेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। और इन्हीं सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स ने हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना कर रखा है, और इनकी फ्रेगरेंस ने हमें हमेशा हेल्दी और प्रॉस्परस रखा है। Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया की सोशल और रिलीजियस लाइफ है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस है वेजिटेशन के
वजह से, वेजिटेशन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी सोशल और रिलीजियस लाइफ। फोर्थ नेचुरल हेरिटेज है हमारे वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज़ द नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। वापस से यही बताया, जो हमारे इंडियन है और इंडिया है वो नेचर लवर है एंशिएंट टाइम से। इट इज़ अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। और हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल लवर लोग प्रेजेंट है और हमारा एक एनिमल लवर कल्चर है, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, समबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, lizard, porcupine like many such organisms are found and seen। इंडिया में हमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं और अलग अलग टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। एशियन लायंस इज इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अब इसमें से सबसे यूनिक है एशियन लायन, जो और कहीं पे भी किसी को देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारे इंडिया में गुजरात में गिर फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। Our religious belief has given us a states of God and goddesses vehicle to some of the wild animals। और हमारा रिलीजियस बिलीफ ये भी कहता है कि जो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं उनके ये व्हीकल्स होते हैं एनिमल्स, जैसे टाइगर हो गया, पिकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स, ये सब हमारे गॉड एंड गॉडेसेस के व्हीकल्स थे, इसलिए हम इन्हें हार्म नहीं करते हैं। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse and bull। और जो हमारा इंडियन करेंसी है उसके ऊपर भी हम ये देखने को मिलता है कि उसके ऊपर 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल के कार्विंग करा हुआ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और इससे हम लोग प्रभावित हुए हैं। Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been created। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और रिजर्व करके रखने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं और प्रोटेक्शन के लिए हैं उस इनेक्टेड किया गया है। सब लोगों ने उसके लिए कदम उठाए हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। अब नेचुरल हेरिटेज हो गया। नेचुरल हेरिटेज 4 टाइप के थे। अब हम आते हैं कल्चरल हेरिटेज पे। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। अब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को अलग टाइप का और रिच हेरिटेज दिया है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मैन मेड हेरिटेज होता है। वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाई ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। जो भी हमारे ह्यूमंस से रिसीव हुआ है हमें और हमारे ह्यूमंस ने क्रिएट किया है अपने इंटेलिजेंस से, विजडम से, आर्ट से और अपनी स्किल से, उसे हमारा कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन्स, ह्यून्स, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा, ये सारे जनरेशन से हम देख सकते हैं जो आए, आर्यन से लेके फ्रेंच तक जो कास्ट और ट्राइब्स हमारे इंडिया में आई, उन सब ने जो कल्चरल हेरिटेज हमारे इंडिया को दिया, उन पूरे हेरिटेज का सम टोटल मिलाकर बनता है हमारा इंडियन कल्चर हेरिटेज। इंडियन कल्चर हेरिटेज फॉर्म द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दीज हैज़ बिकम रिच। अब हमारे इंडियन कल्चर जो है वो इन्हीं की देन है और इसलिए हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है और प्रॉस्परस है। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया के पीपल थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है पीपल ऑफ वर्ल्ड को। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स अगो ओल्ड। अब जो हमारे पास आर्ट और आर्किटेक्चर्स स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो 5000 ईयर्स पुराने बने हुए हैं। हमारे पास इतने पुराने भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स प्रेजेंट है इंडियंस के पास में। सोचो इंडियंस कितनी केयर करते हैं अपने हेरिटेज की, जिसमें आप भी आते हैं।
आप भी अपने कल्चरल हेरिटेज को और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रखते हैं ना, उसी तरीके से। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, वो इसका एविडेंस देता है। उसके रिमेन्स हमें यहाँ पर अभी भी देखने को मिलते हैं। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड और गॉडेसेस के जो फिगर्स उन्होंने बनाए थे, उनके पोस्चर्स, उससे हमें ये सब जानने को मिलता है। उनने गॉड और गॉडेसेस के, ह्यूमंस के, एनिमल्स के और अलग अलग टाइप के टॉयज़ के, एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन एंड द स्टैचू ऑफ अ डांसर, ये सब के उन्होंने फिगर बना के रखे थे। यानी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर और ये सब वो लोग थे, तो वो लोग ने इनके सबके स्कल्पचर और फिगर्स ड्रॉ करके और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ बनाकर रखी थी। उसमें एक जो बियर्डेड मैन है, उसकी यहाँ पर उसका स्कल्पचर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर पोस्टर में दिया गया, पिक्चर में दिया गया ना साइड में, बियर्डेड मैन स्कल्पचर। वैसे ही अब वन फील्स सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। जब हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ अ बुलक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा। अब मौर्यन एरा के टाइम पे क्या था, जो बुलक था और लायन था, उनके स्ट्रक्चर्स और इन्वर्टेड लोटस के स्ट्रक्चर बनाए गए थे। उन्हें भी हम देख सकते हैं और हमें मॉडर्न एरा के बारे में सब कुछ पता चलता है। द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म और द कालाकांड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सेट्रा। अब हम ये स्टैचू जो है गौतम बुद्धा का मेडिटेटिव पोज में, और कालाकांड स्टैचूज जो जैन तीर्थंकर्स का है, हमारे अलोरा केव्स जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया था, इन सब को देख के हम हमारे हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं। और जब हम इन सब को देखते हैं और इन सब के बारे में जानते हैं, हमारे हेरिटेज के बारे में जानते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, ग्लैड फील होता है, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। और हमें बहुत प्राउड होता है और हमें रिस्पेक्ट आती है हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए। आवर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट प्लेसेस, बिल्डिंग्स, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates। हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आते हैं? बड़े बड़े पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टूम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, ये सब के सब हमारे कल्चरल हेरिटेज में अकोमोडेट होते हैं। Even historical places of our freedom movement like साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली एक्सेट्रा। अब जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के प्लेसेस थे, वो सब भी हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। Can also be considered as a part of our cultural heritage. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, Yudhishthira, chariot, political science, zoology, botany, वास्तुशास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are the important discoveries of India. पूरा डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो से लेके लैंग्वेज स्क्रिप्ट से लेके जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये सब हमारे इंडिया की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है। अब हम आते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब हमने नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा, अब हम पर्टिकुलरली गुजरात के कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे। द प्लेसेस having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, Dholka, Taluka,
रंगपुर लिम्बड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धौलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजादी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। हमारे यहाँ के कल्चरल और लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारे गुजरात के अंदर, गुजरात के कल्चर के अंदर। अब लोथल जो धौलका तालुका में है, रंगपुर लिम्बड़ी तालुका का, धौलावीरा कच्छ तालुका का, रोजादी एंड श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट का, ये सब के सब जो है ये प्लेसेस हैं पिलग्रिमेज के। एंड आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, और विक्ट्री टावर जो है वडनगर का ये भी एक पिलग्रिमेज प्लेस है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एंड जूनागढ़, जो किंग अशोका था वो जो जूनागढ़ पे रूल करता था, उसके स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मनसार लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार, शेकिंग टावर्स, सिद्दी सैयदनी जाली ग्रिल, टेम्पल्स ऑफ हतीसी, शास्त्रलिंग लेक ऑफ पटना, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत, ये सब के सब हमारे गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। अब टूम ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अगियारी और ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस, ये सब हमारे गुजरात की बहुत ही महत्वपूर्ण देखने की जगह है, जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं इनके लुक्स के हिसाब से, और जो भी मैटर में आप इसे कहा जाओ, पर ये बहुत ही सुंदर प्लेसेस है हमारे गुजरात की देखने के लिए। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शरदपीठ ऑफ जगादगुरु, शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचराजी महसाणा डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड शामळाजी अरावली डिस्ट्रिक्ट। ये सब हमारे गुजरात के अलग अलग टाइप की जगह हैं जहाँ पे ये सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस प्रेजेंट है। इफ़ यू वांट टू you can visit this pilgrimage places. Well-known religious, social and tourism-oriented place in Gujarat are Polo Forest, Vijayanagar, Sabarkantha district, Kite Festival, Kankariya Carnival, Ahmedabad, Tanariri Festival, Vadnagar, Northern Dance Festival, Modhera, Ranotsav in Kutch। ये सब हमारे इंडिया के रिलीजियस और सोशल टूरिज़म से ओरिएंटेड प्लेसेस हैं, जो हमारे टूरिज़म के बारे में बताते हैं, जो है पोलो फॉरेस्ट से लेके रणोत्सव इन कच्छ तक, ये सारे के सारे प्लेसेस। फिर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, हमारे गुजरात में जैन एंड बुद्धिस्ट के टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन भी देखने को मिलते थे पहले। कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस ऑफ गुजरात, और इसी की वजह से जैन और बुद्धिस्ट केव्स जो है वो गुजरात में हमें बहुत सारी प्लेसेस पे देखने को मिल सकती है, जैसे वडनगर, तरंगा, खम्बालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजी, डांग और जगादिया, ये सब प्लेसेस है गुजरात की जहाँ पर हमें बुद्धिस्ट और जैन की टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल सकती हैं। फेयर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के फेयर्स यानी मेले। वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेसेस, गुजरात का बहुत ही डिफरेंट कल्चर देखा गया है। अब हेंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इम्पोर्टेंस आर हेल्ड, हमारे यहाँ पे ऐसे मेले होते हैं जिनका ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इम्पोर्टेंस होता है। सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग देम आर गिवन बिलो, और ऐसे कहाँ कहाँ पर मेला होता है, कौन सा मेला होता है और किस टाइम पे होता है, वो सब हमें नीचे बताया गया है। टोटल यहाँ पे 15 मेले हैं गाइस, आप पढ़ना और आपको ये विज़िट करने की इच्छा हो तो आप इन मेले में से कहीं पर जाकर विज़िट करना, बहुत मज़ा आती है, सच कह रही हूँ।
I have also visited a Mela. It was very nice experience. India, land and people. India की land और वहाँ के people. Primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. सबसे पहले जो लोग रहने के लिए आए, इंडिया का एग्जिस्टेंस हुआ, तो कहाँ के लोग आए इंडिया में रहने के लिए? तो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग आए इंडिया में फर्स्ट रहने के लिए. मैस्मराइज्ड बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, हमारे हेरिटेज के साथ में उन्हें बहुत अच्छा लगा और हमारे डिफरेंट हेरिटेज को देख के उन्हें बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, उन्हें अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे रह के. मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया, और फिर बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स इंडिया में आने लगी. कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, और इसी की वजह से बहुत सारे ट्राइब्स के अलग अलग ट्राइब्स के रिमेन्स हमें यहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में. द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के सबसे एंशिएंट पीपल, सबसे पुराने पीपल जो है उन्हें द्रविडियंस कहा जाता है. But the modern research of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. But जो linguistic और anthropology वाले modern researchers हैं, उनका ये कहना है कि द्रविडियंस हमारा फर्स्ट लोग नहीं थे जो हमारे इंडिया में रहना चालू करे थे, पर उनके पहले भी 6 और ट्राइब्स हमारे इंडिया में आके सेटल होकर रहकर गई है. लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, और इनके बारे में अब हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट है नेग्रेटॉइड, जो है हब्सी पीपल. नेग्रेटॉइड को क्या कहा जाता है? हब्सी पीपल भी कहा जाता है, और साथ साथ में इन्हें हम नीग्रोस भी कहते हैं. सम हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट नेग्रेट एंड नीग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. कुछ लोगों का ये भी कहना है जो ये नेग्रेट और नीग्रोस थे, ये हमारे इंडिया के सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट इंडियंस है. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. ये लोग यहाँ पर अफ्रीका से आए, बलूचिस्तान होकर इंडिया में. दे वर ब्लैक, हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. ये लोग ब्लैक स्किन टोन के थे, इनकी हाइट लगभग 4 to 5 feet थी और इनके हेयर्स कर्ली हुआ करते थे. एंड सेकेंड आर एस्ट्रोलॉइड. एस्ट्रोलॉइड वर ऑल्सो कॉल्ड निशद पीपल. पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. अब ये ट्राइब के जो पीपल थे वो कहाँ से आए? साउथ ईस्ट एशिया से आए. Their physical features were black skin with broad head, flat nose, short in height, etc. अब इनके जो फिजिकल फीचर्स थे वो कैसे थे? इनकी जो स्किन कलर था वो बहुत ब्लैक था, इनका माथा बहुत ब्रॉड था, इनकी नोज फ्लैट और इन शॉर्ट हाइटेड थे. द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषद. और जो आर्यन जो इन्हें इंडिया में लेके आए, उन्होंने इन्हें निषद पीपल कहना शुरू किया. आर्यन जो इंडिया में रहते थे उन्होंने इन ऑस्ट्रेलॉइड्स को निषद पीपल कहना शुरू किया. द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब्स लाइक कॉल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलैरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स. अब इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्राइब्स हैं जिनकी ओरिजिन यहाँ पर हुई थी, जैसे कोल, मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, ये सब भी यहाँ पर आए थे. अब निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलैरिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉइड्स. अब जो ट्राइब है निकोबार और म्यांमार की, उनके पास सिमिलैरिटी है एस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स के जैसी, क्योंकि वो सारे एस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स की तरह दिखते हैं. ब्लैक स्किन टोन के, ब्रॉड फ्लैट वाले, फ्लैट नोज के, ब्रॉड हेड वाले, फ्लैट नोज वाले, शॉर्ट हाइट के लोग, इन्हें ऑस्ट्रेलॉइड्स कहा जाता था. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस. इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे इंडियन कल्चर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, सिविलाइजेशन को इमेंस बनाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल के लायक था.
दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, ये क्या करते थे, क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे और कॉटन के कपड़े पहनते थे। एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और इसके अलावा इन्हें और भी बहुत सारी स्किल्स आती थी। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, और एस्ट्रोलॉइड पीपल के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बिलीव होता था। थर्ड जात कौन सी है, थर्ड कास्ट जो है द्रविडियंस, थर्ड पीपल्स जो है द्रविडियंस। ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग्स टू इंडिया, ओरिजिनली हम ये कैसे कह सकते हैं जो द्रविडियंस है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो कहीं से भी आए नहीं थे, वो इंडियन पीपल्स ही थे। उन्हें क्या कहा जाता था, द्रविडियंस कहा जाता था। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर, ये द्रविडियंस ही थे जो इंडिया के सबसे पुराने डिसेंडेंट थे यानी रहने वाले थे, और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो कल्चर का चालू किया था, शुरुआत की थी मोहनजोदड़ो कल्चर की। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, जो ट्राइब्स नॉर्थ से आई वो यहाँ पर आकर सर्वाइव कर ली अपने लैंग्वेज से और कल्चरल फीचर्स से। लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस, और इसके बाद में जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो उन्हें द्रविडियंस कहना शुरू कर दिया। द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड, और इन द्रविडियंस ने ही कंसेप्ट दिया माता यानी गॉडेस एंड फादर यानी गॉड। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, अब जो ट्रेडिशन था शिवा को और पार्वती को मदर एंड फादर कहने का, वो इस टाइम से द्रविडियंस के टाइम से डेवलप हुआ। मोरओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस, और इसके अलावा नेचर को जो है वो मतलब नेचर को पूजने का जो शुरुआत थी वो भी द्रविडियंस ने ही की थी, नेचर को वर्शिप करने की शुरुआत। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, धूप यानी इंसेंस्टिक अगरबत्ती, जो अगरबत्ती से हम पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हम द्रविडियंस से ही सीखे, उन्होंने ही इसका यहाँ पर शुरुआत किया। आर कंसिडर टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। बिसाइड्स, इसके अलावा नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा, नेचर और एनिमल वर्शिपिंग भी हमारे इंडिया में किया जाता है, नेचर की भी पूजा की जाती है, साथ ही साथ में एनिमल्स की भी पूजा की जाती है, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर इंडियंस। आर देयर ग्रेट फीचर्स, ये हमारे द्रविडियंस के ग्रेट फीचर्स थे, ये लोग एनिमल्स और नेचर को भी पूजते थे। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. अब ओरिजिनली ये जो द्रविडियन डाइटीज थे ये इन्होंने आर्यंस को एक्सेप्ट किया और इनके साथ मिलकर एक री-एस्टेब्लिशमेंट की जो थी गॉड ऑफ कल्चर विथ पेस ऑफ टाइम, कल्चर का गॉड और टाइम में कम, ऐसा। अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, इस नॉर्थ वालों के ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस की वजह से आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस, जो आर्यन कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया और इंटरनलाइज्ड हो गया, द्रविडियंस के साथ मिलजुल गया। हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस, और इसी की वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी। द्रविडियंस हैड मैट्रिरेकल सिस्टम ऑफ फैमिली, अब इनका मैट्रीरेशियल सिस्टम है फैमिली का। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड ड्राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा। ये सब के सब जो है वो द्रविडियंस के आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। क्या क्या है? बिल्डिंग ऑफ बोट बनाना, राफ्ट बनाना, वीविंग करना, स्पिनिंग करना, डाई करना, ये सब द्रविडियंस की प्रोग्रेस है। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल
देयर। अब जो है आर्यंस के डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा आर्यंस होने की वजह से वो सब के सब साउथ इंडिया में गए और वहाँ पर जाकर आर्यंस सेटल हो गए। एज अ रिज़ल्ट टुडे, इसी वजह से जो आज हम वहाँ के पीपल हैं, वी कैन से पीपल स्पीकिंग Dravidian family, we can say people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam etc. जो पीपल द्रविडियन फैमिली के हों, ये लोग द्रविडियन फैमिली के होंगे जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम बोलेंगे, क्योंकि जो द्रविडियंस थे वो इंटरकास्ट मैरिजेस करके सेटल होना का चालू कर रहे थे। बट जैसे जैसे है ना, वो लोग जो द्रविडियंस लोग थे वो सब चीज़ों में बहुत आगे थे, आर्ट्स, बिल्डिंग, बोर्ड, वीविंग, ये सब करने में। बट जैसे जैसे आर्यंस आते गए और आर्यंस की वहाँ पर लोग बढ़ते गए आर्यंस के, तो द्रविडियंस को वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, इसलिए द्रविडियंस वहाँ से साउथ में सेटल हो गए और आर्यंस को वहाँ पर रहने दिया। इसीलिए इसकी वजह से वही ये रिज़ल्ट है कि जो द्रविडियन फैमिली है उनकी लैंग्वेज क्या होती है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा, मलयालम, और साउथ में जो लोग ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं अपने घर के अंदर, उन्हें कहा जाता है द्रविडियन फैमिली। अब फोर्थ है अदर ट्राइब। अब इतनी सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है, अब लास्ट एक है अदर ट्राइब। अपार्ट फ्रॉम अबाव, सारे ऊपर के जो है उन सबको लेने के अलावा जो मंगोलॉयड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब है वो भी इंडिया के ट्राइब ही थे, इंडिया में ही रहते थे। मंगोलॉयड, दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना। जो मंगोलॉयड थे वो नॉर्थ चाइना से इंडिया आए थे तिब्बत होकर और सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, और नॉर्थ आसाम में आकर सेटल हो गए। सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। कहाँ ये लोग सेटल होने लगे? नॉर्थ चाइना से आए तिब्बत होकर और फिर बाद में नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा ये सब जगहों पर वो लोग सेटल हो गए। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स। Mongoloid people possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eyes, etc. Having yellow complexion, Mongoloid were known as Kirat. अब जो मंगोलॉयड के लोग थे वो लोग ग्रेजुअली कैसे दिखते थे? उन्होंने अपने आप को यहाँ पे आकर इंडियनाइज कर दिया, पूरा इंडियन बना लिया अपने आप को, और फिर ये लोग मंगोलॉयड पीपल इन्हें कहना चालू हो गया। ये जो है इन मंगोलॉयड पीपल, इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं? तो इनका जो स्किन कलर होता है वो येलो कॉम्प्लेक्शन होती है, इनका फ्लैट फेस होता है, एकदम चपटा फेस होता है, चीक्स बहुत चबी होती है और आंखें एकदम आलमंड शेप की होती है। हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन, और इनके कॉम्प्लेक्शन येलो होता है। मंगोलॉयड वर नोन एज किरट, और मंगोलॉयड्स को किरट भी कहा जाता था। अब हमने ऊपर मंगोलॉयड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमें 3 बचे। कौन से हैं वो? ये यहाँ पे था ना, कहाँ गए इनके नाम? मंगोलॉयड के अलावा अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड टाइप। कौन से? अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब। दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सारे लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। ऑल दीज 3 ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज़। इन तीनों ट्राइब्स में एक टाइप की सिमिलरिटीज़ है। द ओरिजिन जीन्स ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ गुजरात, लार्ज नंबर इन गुजरात। अब जो ये ओरिजिन है, इनका जीन्स है, वो सारे ट्राइब से देखा जाता है जो लार्ज नंबर में मिली जाती है गुजरात के अंदर, जैसे सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, फॉर्मली नोन एज ओडिशा। ये सारी चीज़ों का ओरिजिन। द आर्यंस, 5th वाला, दी आर्यंस। The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. ये जो नॉर्डिक आर्यंस होते हैं वही आर्यन सिविलाइजेशन के क्या बोलते, शुरुआती लोग थे, क्रिएटर्स थे। इंडस वर और कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। हिंदूज जो थे उन सबको आर्यंस कहा जाता था एंशिएंट टाइम में, हिंदू पीपल को।
and the area where they were densely populated was called आर्यवर्त। और जो एरिया जहाँ पे आर्यंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, आर्यन पीपल, तो उस जगह को हम क्या कहते थे? आर्यवर्त। आर्यंस का राज जो जगह पे होगा वो जगह को हम क्या कहते थे? आर्यवर्त। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। और इस रीजन में, जो आर्यवर्त रीजन था, वहाँ पर 7 रिवर्स एक साथ फ्लो करती थी, एक होकर, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया था सप्त सिंधु। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in north west। और इस एंशंट टाइम में जो आर्यन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी नॉर्थ वेस्ट साइड पर इंडिया के। द एरिया ऑफ आर्यवर्त, जो आर्यवर्ता के टाइम का एरिया था, वो एक्सटेंड करा गया था। कहाँ से चालू होता था और कहाँ पर ख़त्म होता था? जो आर्यवर्ता लोग थे वो मिथिला बिहार में ईस्ट से चालू होता था और साउथ में आकर ख़त्म होता था विंध्याचल के पास। ये इनका ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, उनके पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे इतने सारे आर्यवर्त लोग थे जो मिथिला ईस्ट में है, वहाँ से लेके विंध्याचल साउथ तक स्प्रेड हुए इनके लोग थे। दे वर मोर एडवांस्ड पीपल, ये बहुत ही एडवांस्ड पीपल थे देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स, दूसरी किसी भी ट्राइब से ज़्यादा अच्छी ट्राइब और ज़्यादा अच्छे पीपल, जो ज़्यादा अच्छे काम कर सके, वो यही थे। कौन थे? आर्यंस। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारतखंड एंड भारत वर्ष एक्सेट्रा। इस वास्ट लैंड को हम कैसे वेरियस नाम देते हैं? क्या क्या नाम दे सकते हैं हम हमारे भारत को, इंडिया को? भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एक्सेट्रा जैसे नाम हम हमारे इंडिया को दे सकते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्यभरत, आर्यभरत जो किंग था उनके नाम पे ये आर्यंस अपने भूमि को ये सब नाम देते हैं, भरत भूमि, भरतखंड एंड भारतवर्ष एक्सेट्रा। और भरतकुल ट्राइब आर्यंस वर नेचर लवर्स, जो आर्यंस थे ये भी नेचर लवर्स थे। They loved and worshipped the trees and rivers, the mountains, the sun, the wind, the rain. They had composed hymns rituals for praying to various natural elements. अब जो हमारे आर्यंस थे वो नेचर लवर्स थे, उन्हें वर्शिप करना बहुत पसंद था ट्रीज, रिवर्स और माउंटेन्स और सन्स की, विंड की और रेन की। दे हैड कंपोज हिम, और इन लोगों ने हिम्स को कंपोज किया था फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। इन अलग अलग टाइप के हमारे कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज को वर्शिप करने के लिए इन्होंने हिम्स भी बनाए हुए थे, अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से वर्शिप करने के लिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज़ बिकेम प्रेवलेंट इन इंडिया। अब इसी की वजह से जो सेरेमनीज़ होती थी वेदास की और यज्ञ होते थे, ये सब एक्टिविटीज़ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आर्यंस की वजह से बढ़ गई। देयर वॉज अ फाइन अमालगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विथ देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हारमोनियस कल्चर वॉज परफॉर्म। ये जो ट्राइब थी हमारे आर्यंस की, ये बहुत ही फाइन ट्राइब थी, बहुत ही अच्छी ट्राइब थी। इनकी स्पेसिफिक स्टाइल थी रहने की, इनका कल्चर बहुत हारमोनियस था, यानी बहुत वास्ट और बहुत ही अच्छा कल्चर था, विच गेव इंडिया अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। और इन आर्यंस के कल्चर की वजह से हमारे इंडिया को बहुत ही वेरियड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, बहुत ही डिफरेंट और अच्छा ग्लोरियस हेरिटेज मिला। These foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. अब जो foreigners थे वो इंडिया आते थे, इंडियन ट्राइब्स से मिलते जुलते थे, उनके साथ में इंटरकास्ट मैरिजेस करते थे और धीरे धीरे करके ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। Outsiders and local people were greatly influenced by
लैंग्वेजेस, जो बाहर से हमारे इंडिया में लोग आते थे और हमारे इंडिया के लोकल पीपल, ये सब के सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से, जो एक बहुत ही वाइटल रोल यानी मेन रोल प्ले करता है इंडियनाइजिंग दीज फॉरेनर्स। इन फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ पर रहने के लिए आते थे, आउटसाइडर्स, वो लोकल पीपल के साथ में मिलते जुलते थे, उनसे बात करते थे और हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी स्क्रिप्ट है, हमारे नेम्स और हमारे रिलीजियस बिलीव्स के साथ में जो वो लोग देखते थे जब ये सब चीज़ें, तो वो उनसे बहुत प्रभावित होते थे। और इसीलिए ये जो हमारी सारी चीज़ें थी, हमारे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करा था हमारे फॉरेनर्स को इंडियन में तब्दील करने में। सिंस एंशियंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया। एंशियंट टाइम से बहुत ही कंपोजिट कल्चर हमारे इंडिया में क्रिएट हुआ है। दे ऑल दैन बिकेम इंडियंस, और जो फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पे आते थे, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर यहाँ पे इंडियन बनने का सोचते थे और वो इंडियंस में तब्दील हो जाते थे। इन शॉर्ट, एंड इन एंशियंट इंडिया the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous। अलग अलग कल्चर के एक होने की वजह से ही हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा वेरीगेटेड और प्रॉस्परस बना है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेरिटेज, हमारे हेरिटेज का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम हमारे हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व कर रख सकते हैं। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, हमारे इंडिया हेरिटेज का हर एक एस्पेक्ट आई कैचिंग है, यानी आँखों को एकदम अच्छा लगे ऐसा है। पिक्चर्स क्यू एंड अट्रैक्टिव, पिक्चर्स क्यू है और अट्रैक्टिव है बहुत ही हमारा हेरिटेज। हेरिटेज बॉट ग्लोरी टू द नेशन, हेरिटेज ने हमारे नेशन को ग्लोरी प्रदान की है। इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड, इंडिया ने एक लीडिंग रोल प्ले किया है, लीडिंग पोजीशन में है हमारे वर्ल्ड को बहुत ही अच्छा और रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व करने में। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है पूरे वर्ल्ड में, हेरिटेज के अंदर सबसे अच्छा हेरिटेज हमारे इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में। Thus it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials। इसीलिए हमारे इंडियंस की, हर इंडियन की ये एक प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि हम ये देखें कि हम कोई भी हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे हेरिटेज को हार्म नहीं कर रहा है। ये हमारी ड्यूटी है एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते, और हमें हमारे एंशियंट मेमोरियल्स को अभी भी प्रिजर्व कर रखना है और उन्हें हार्म होने देना भी नहीं है और करना भी नहीं है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन सिटीजन्स की, जो 51 आर्टिकल 51 ए में मेंशन की गई है हमारी इंडियन सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके 6, 7 और 9 पॉइंट में ये डिस्क्राइब किया गया है। फॉलोइंग ड्यूटीज़ डिस्क्राइब की गई है कैसे हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रख सकते हैं, और ये नीचे दी गई है। क्या क्या है वो? फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमें पहले तो ये जानना होगा, समझना होगा हमारे हारमोनियस कल्चर के बारे में, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, और उसे प्रिजर्व करके रखना होगा। मेंटेन द फॉरेस्ट टैंक्स, हमारे फॉरेस्ट को, टैंक्स को, रिवर्स को, पॉन्ड्स को और वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को मेंटेन करके रखना है द नेचुरल एनवायरनमेंट के, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में। एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स, और सारे लिविंग क्रीचर्स के लिए हमें कंपैशन दिखाना चाहिए, हमें किसी के ऊपर निर्दयता नहीं करनी चाहिए। सब एनिमल्स एंड बर्ड्स एक ही समान है, उन सबको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना और वायलेंस नहीं करना, ये भी इंक्लूडेड है। थर्ड पॉइंट ये था। दस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप
वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सेंसिटी एंड ब्यूटी। और इसके अलावा नेचर ने तो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप बना कर रखे हुए हैं, हमारा काम सिर्फ यही है कि हम उसकी प्योरिटी, उसकी सेंसिटी और उसकी ब्यूटी को एकदम प्रिजर्व कर रखें। ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आर मॉरल ड्यूटी, इन सब प्लेसेस की सारी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करके रखना है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time। जो हमारा इंडियन हेरिटेज है वो किसका आउटकम है? हमारे इंडिया के पीपल के डेवलपमेंट का आउटकम है। इतने सालों से, इतने ज़माने से जो हमारा इंडियन पीपल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक आउटकम है हमारा ये इंडियन हेरिटेज। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, हमारे नेचर ने बहुत ही जनरसली सारी की सारी अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी डोनेट की गई है हमारे इंडिया को। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया के पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आई है इन द फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस फील्ड के अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए इंडिया को बहुत ही अबंडेंट और इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ड्यू टू इंडिया पेक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है पेक्यूलर और नेचुरल स्ट्रक्चर है। इन दिस वे, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं द इंडियन कल्चर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कि इंडियन कल्चर एक रिज़ल्ट है हमारे यहाँ के पीपल के डेवलपमेंट का, इंडिया के पीपल के डेवलपमेंट का इन अ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। हम ये कह सकते हैं जो इंडियन हेरिटेज है वो रिज़ल्ट है पीपल के डेवलपमेंट का, किस फील्ड में? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड में। सेंचुरीज से जो इन फील्ड्स में है क्या बोलते डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे इंडियन हेरिटेज का ही एक टाइप का रिजल्ट है। थैंक यू गाइस, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।